नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान की व्यक्तित्व वाले जो चैप्टर में हम लोगों ने व्यक्तित्व की अर्थ, परिभाषा और परिकल्पना को हमने अच्छे से पढ़ लिया। व्यक्तित्व के सिद्धांत की भी या वर्गीकरण को हमने अच्छे से समझा और मनोविश्लेषण वाले सिद्धांत को भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, तो आप लोग इसको सीखना। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, प्रश्न आपसे पूछे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। एक विधि कौन सी? प्रक्षेपी। याद रखना, यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। और एक विधि दोस्तों कौन सी? अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधियाँ और कौन सी? अप्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधि दोस्तों, प्रक्षेपी शब्द किससे बना हुआ है? प्रक्षेपण शब्द से बना हुआ है। प्रक्षेपी शब्द किससे बना हुआ है दोस्तों? प्रक्षेपण शब्द से बना हुआ है, जिसका सबसे पहले प्रयोग 1948 में किसने किया था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और प्रक्षेपण का वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों फेंकना। क्या अर्थ होता है? यदि आपसे पूछे प्रक्षेपण का वास्तविक अर्थ होता है, प्रक्षेपण का अर्थ फेंकना। एक बालक अपनी गलतियों को दूसरे पर आरोपित करेगा, अर्थात मैंने ये कार्य नहीं किया है, दूसरे ने किया है। काम स्वयं ने खुद ने किया है पर लेकिन दूसरे पर आरोपित कर रहा है, वो कहलाएगा क्या? प्रक्षेपण। दोस्तों, प्रक्षेप विधि एक बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको कहले के लिए कर चाहूँ थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछेगा, जरूर पूछेगा। देखो, एक शब्द होता है प्रक्षेपी, जो प्रक्षेपण शब्द से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों एक होता है, आपने कभी नाम सुना उसका, युक्तिकरण। क्या नाम है दोस्तों? युक्तिकरण। अच्छे से सीखने का प्रयास करना, क्योंकि दोनों शब्द एक जैसे दिखने में तो अलग हैं पर लेकिन परिभाषाएं टकराती हैं। इसकी परिभाषाएं टकराती हैं। देखो, एक प्रश्न उदाहरण के माध्यम से आता है कि प्रक्षेपण में क्या होता है? एक स्थिति होती है कि जो व्यक्ति होता है, बालक है, समझने का प्रयास करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि प्रक्षेपण क्या है और युक्तिकरण क्या है। देखो, कार्य, एक तो व्यक्ति बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है और तर्क दे देगा। व्यक्ति ने कार्य नहीं किया है, क्या दे दिया? तर्क दे दिया। जैसे पेपर में आया था, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, तो किस में आएगा दोस्तों? ये प्रक्षेपण। व्यक्ति ने कार्य नहीं किया है, व्यक्ति ने कार्य नहीं किया और क्या दे दिया दोस्तों? तर्क दे दिया। एक स्थिति तो ये बनती है इसकी, एक स्थिति इसकी ये बनेगी। और दूसरी जो दूसरी स्थिति बनेगी, वो दूसरी स्थिति क्या बनेगी? व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ने क्या कार्य कर दिया है और व्यक्ति तर्क नहीं देगा। व्यक्ति तर्क नहीं देगा। एक तो व्यक्ति ने कार्य कर दिया है और व्यक्ति ने क्या है? बालक ने तर्क नहीं दिया है, पर लेकिन किसी तीसरे पर, एक स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये, तीसरी स्थिति ये होगी इसमें कि अब तीसरे पर उस पर अपनी गलतियों को आरोपित करेगा। जैसे प्रश्न आया था एग्जाम में, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते समय, रैकेट खेलते समय कॉक उसकी निकल जाती है। तो जब वो कार्य तो किया उसने, कार्य तो उसने किया और कार्य में क्या हो गई? वो असफल हो जाती है। कार्य में क्या हो गई? बैडमिंटन खेलते समय वो क्या हो गई? असफल हो गई। जब असफल होगी तो वो अपने रैकेट को, तर्क नहीं देगी, वहाँ पर ध्यान रखना, तर्क नहीं देगी, पर लेकिन अपने रैकेट को क्या करेगी? वो जमीन पे मारेगी। जैसे क्रिकेट के मैदान पर कोई खिलाड़ी 0 रन पर आउट हो गया, 0 रन पर कोई खिलाड़ी आउट हो गया। अब 0 रन पर आउट होते होते वो कार्य करने गया और क्या हो गया? वो वहाँ पर असफल हो गया, 0 रन पर आउट हो गया। अब वहाँ पर वो तर्क नहीं दे रहा है, पर लेकिन अपने बैट को जमीन पर मार रहा है, अर्थात गलती आरोपित कर रहा है दूसरे पर। किस जमीन की वजह से? पिच की वजह से। पिच सही नहीं थी इसलिए मैं आउट हो गया। अर्थात व्यक्ति ने कार्य किया, असफल हुआ, पर तर्क नहीं देगा, अपनी गलतियों को दूसरे पर या तीसरा जो व्यक्ति उस पर आरोपित करेगा। तो प्रक्षेपण के अंतर्गत दोस्तों दो स्थिति होती है। एक तो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, पहली क्या देने लग गया? वो तर्क देगा। जैसे मान लो आपके घर पर किसी ने आपसे कहा कि ये काम कर दो, तो आप कार्य नहीं कर रहे हो, पहली तर्क दे रहे हो कि मेरे दूसरे काम है करने के लिए, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। अर्थात व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है पर फिर भी क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रीड की तैयारी कर रहे हो तो इन नोट्स को पढ़ो, उस बुक्स को पढ़ लो। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते और पहले कह दिया कि आपने ये किताब बहुत मोटी है, इसका मतलब आप आरोपित कर रहे हो अपनी गलतियों को दूसरे पर। और दूसरी स्थिति क्या होती है दोस्तों? कि व्यक्ति कार्य करेगा, व्यक्ति क्या करेगा? कार्य करेगा, पर लेकिन उस कार्य में क्या होगा? असफल होगा। जैसे मान लो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ,
बिल्कुल कार्य करना चालू कर दिया। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, फिर भी मैं मार्कर को दोष दे रहा हूँ। मार्कर क्या दे रहा हूँ? दोष दे रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ। अपनी गलतियों को दूसरे पर क्या कर रहा हूँ दोस्तों? आरोपित कर रहा हूँ। तो वो कहलाएगा दोस्तों क्या? प्रक्षेपण के अंतर्गत आएगा। प्रक्षेपण के अंतर्गत कितनी स्थिति बनती है दोस्तों? 2 बनती है। एक स्थिति ये और एक स्थिति ये। सेम टू सेम इसके विपरीत दोस्तों युक्तिकरण, जिसको मनोविज्ञान में क्या कहते हैं दोस्तों? तदात्मीकरण भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? देखो इधर युक्तिकरण, जिसको कहते हैं दोस्तों तर्क संगतिकरण। क्या कहते हैं? तर्क संगतिकरण या औचित्य स्थापन, या औचित्य स्थापन सीखना दोस्तों। औचित्य स्थापन तर्क, इसमें क्या होता है? बालक कार्य करेगा। बालक क्या करेगा? कार्य करेगा। कार्य कर दिया दोस्तों, बिल्कुल असफल होगा दोस्तों। क्या होगा? कार्य भी करेगा, क्या होगा? असफल होगा। फिर तर्क भी दे देगा। तीनों स्थिति राइट हो रही है इसमें। कार्य भी कर रहा है, असफल हो रहा है, तर्क दे रहा है। जैसे चित्तौड़गढ़ वाली एग्जाम 2012 में जिला परिषद के माध्यम से प्रश्न पूछा था, अंगूर खट्टे हैं। क्या पूछा था? अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी कार्य करने गई, असफल हुई अंगूर को तोड़ने में, और जाते जाते क्या देने लगी? वो तर्क देने लगी। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान पर 0 रन पर आउट हो गया, उससे पूछा गया आपने रन क्यों नहीं बनाए? आपने रन क्यों नहीं बनाए? तो सचिन तेंदुलकर कह रहा है क्या? कि मैदान सही नहीं था। मतलब सचिन तेंदुलकर कार्य करने गया, 0 रन पर आउट हुआ, और वहाँ पर भी क्या दे रहा है? तर्क दे रहा है। यदि मान लो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान पर का 0 रन पर आउट हो जाता है, तर्क नहीं देता और अपनी बैट को जमीन पर मारता है, तो दोस्तों वो कहलाता है क्या? प्रक्षेपण। यदि तर्क देगा तो कहलाएगा दोस्तों क्या? युक्तिकरण। ये प्रश्न पेपर में टकराते दोनों, तो ध्यान रखना। एक तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा और पहले क्या दे देगा? तर्क दे देगा। और व्यक्ति यदि कार्य करता है तो निश्चित वो व्यक्ति क्या होगा? वहाँ पर असफल होगा। और दोस्तों क्या करेगा? वो तर्क नहीं देगा पर अपनी गलती को दूसरे पर आरोपित करेगा। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक स्थिति और बनती है प्रक्षेपण में। एक क्लास में 2 बच्चे हुए हैं। एक बच्चा क्लास में गंदगी फैला रहा है, अपने कागज से हवाई जहाज बना रहा है और कागज को एक साइड में पटक रहा है। उसके टीचर ने उसने पूछा कि तूने किया है? वो अपना नाम लेके नहीं, क्या किसी दूसरे का नाम लेता है। जैसे होता है प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरे पर आरोपित करना। घर में 2 बच्चे होते हैं, घर में कुछ खाने पीने की विषय वस्तु होती है, और एक बच्चा उस विषय वस्तु को, मान लो कुछ मिठाई को खा गया, तो उसके मदर या पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तूने काम किया? नहीं मैंने नहीं किया, वो छोटे वाले ने किया है। तो अपनी गलती को दूसरे पर आरोपित करना दोस्तों कहलाएगा क्या? प्रक्षेपण। और युक्तिकरण दोस्तों क्लियर है बिल्कुल एकदम, क्या कि कार्य करेगा, असफल होगा, और क्या देगा? तर्क देगा। वो इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों क्या? प्रक्षेपण के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, जितनी भी जो अभी प्रक्षेपी विधि को हम बाद में देखते हैं, पहले अप्रक्षेपी विधि को सुनो आप कि अप्रक्षेपी विधि क्या है। अप्रक्षेपी विधि आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। इस वाले चैप्टर को मैं लगभग 1 घंटे में आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन कैंडिडेटों ने, जिन सदस्यों ने मनोविज्ञान की 3री वीडियो और 4थी वीडियो बालक के व्यवहार की अध्ययन की विधियाँ फर्स्ट और बालक के अध्ययन की विधियाँ सेकंड 2 पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी क्लास बनाई थी, जिन लोगों ने देख लिया दोस्तों, वे सब की सब विधियाँ किसके अंतर्गत आएंगी? अप्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आएंगी। और मैं आपको अभी क्लियर कर सकता हूँ कि जो अप्रक्षेपी विधि है, कौन सी दोस्तों? अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि 2 प्रकार की होती है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि अप्रक्षेपी विधि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक का नाम क्या है दोस्तों? व्यक्तिनिष्ठ। क्या दोस्तों? व्यक्तिनिष्ठ। और दूसरी दोस्तों क्या है? वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ और क्या? वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का न्याय पेपर में तो उसका दूसरा नाम मिल सकता है आपको आत्मनिष्ठ। क्या? आत्मनिष्ठ, जिसके अंतर्गत हम लोग अंतर्दर्शन विधि, क्या दोस्तों? अंतर्दर्शन विधि, बहिदर्शन विधि, समाजमिति विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, ये सारी विधियाँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन कैंडिडेटों ने वो विधियाँ नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पर पीडी सोनी सर नाम से सर्च करके पार्ट्स 3 और पार्ट्स 4, कहने का मतलब ये कि आपको पढ़ना है। अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पर दोबारा, सिर्फ उस पार्ट्स में जो सारी की सारी जो जितनी विधियाँ हैं उनका मैं आपको पहले ही अध्ययन करा चुका हूँ। तो दोस्तों यदि जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको फटाफट आप लोग जल्दी से देखना, क्योंकि अप्रक्षेपी विधि सारी विधियों का वर्णन 1 घंटे की जो क्लास है, दोनों 33 मिनट की क्लास है, सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। अब जो विधि बची है दोस्तों वो कौन सी? सिर्फ ओनली अपने पास प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि को मैं आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग प्रक्षेपी विधियों को अब अच्छे से पढ़िए और इसको सीखने का आप प्रयास भी कीजिए। दोस्तों व्यक्तित्व मापन की विधियां में हम स्टार्ट करते हैं प्रक्षेपी विधि।
और आपको मैंने क्लियर कर दिया जो प्रक्षेपी विधि है दोस्तों, क्या प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि किससे बनी हुई है? प्रक्षेपण शब्द से बनी हुई है, जिसका प्रयोग किसने किया था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपी विधि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण अच्छे सीखना आप लोग, स्याही धब्बा परीक्षण। देखो दोस्तों स्याही धब्बा परीक्षण IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, ये किसने दी थी दोस्तों? हरमन रोरशा ने। किसने दी थी? हरमन रोरशा ने दी थी। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग दोस्तों कब हुआ? 1921 में हुआ। किसमें हुआ दोस्तों? 1921 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कुल कितने कार्ड थे? कुल कितने कार्ड प्रश्न आ जाए। हरमन रोरशा की विधि में कुल कितने कार्ड थे दोस्तों? 10 कार्ड थे। कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे, जिसमें दोस्तों 5 कार्ड कैसे थे? ये वर्गीकरण पूछ लिया सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में। मैं आपको अभी कह रहा हूँ पेपर में प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। प्रक्षेप विधियों से हर एग्जाम, जब भी शिक्षक भर्ती की एग्जाम होती है उसमें यहाँ से प्रश्न आते हैं। 5 कार्ड कैसे दोस्तों? काले। 5 कार्ड कैसे दोस्तों? काले। इसमें 2 कार्ड कैसे दोस्तों? काले एवं लाल। काले एवं लाल। और दोस्तों 3 कार्ड कैसे इसमें? अन्य रंगों के। 3 कार्ड कैसे इसमें? अन्य रंगों के। इसको सीखने का प्रयास करना आप। IBT को, इंक ब्लॉक टेस्ट को हरमन रोरशा ने दिया था, 1921 में दिया था सिद्धांत। स्विट्जरलैंड का रहने वाला था दोस्तों। कहाँ का रहने वाला था? ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। बहुत कम मिलते हैं प्रश्न पेपर में देखने को कि निवासी कहाँ का है, ऐसा प्रश्न पेपर में नहीं आता है। फिर भी याद है तो याद कीजिए। 5 कार्ड काले, 2 कार्ड काले एवं 3 कार्ड अन्य रंगों के। दोस्तों ये सिद्धांत कैसे बनता है इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि किस तरीक़ा से प्रश्न पेपर में आता है। देखो जैसे यदि एग्जामिनर मान लो, यदि बच्चों को ये सिद्धांत करना है, जैसे सामने एक वाइट शीट लगी होती है, जैसे आपके सामने मान लो ये वाइट शीट है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, एग्जामिनर ने मान लो ये कार्ड लिया दोस्तों, मान लो कोई क्या लिया? कार्ड लिया, और इस कार्ड को मान लो इंक में उसने डुबोया, इंक में डाल के नहीं ऐसे इसके उसने ऐसे छाप दिया। ठीक है दोस्तों, उसको ऐसे छाप दिया। अब जैसे इंक फैलेगी, इंक क्या होगी? फैलेगी। मान लो जैसे ये लाल काले कार्ड को, एक कार्ड को जो दो मिक्स रंग है उसमें डाला और इसको ऐसे डाला। अब जैसे वो स्याही इंक फैली बोर्ड पर, तो बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी आकृति बनी हुई है, तो बच्चे को जैसे लगेगा मान लो कोई जंगल में आग लगी हुई है, जैसे काला लाल का लिया है तो लाल भी लग रही है, काले मतलब धुआं उठ रही है। मान लो कोई जैसे या अन्य रंगों में से ऐसा कोई ले लिया, कोई बच्चे से पूछा ये आकृति कैसी लगी है, जैसे स्याही फैली तो बच्चा हो सकता है जैसे भारत का नक्शा है, राजस्थान का नक्शा है, किसी और यूरोप एशिया महाद्वीप का, ऐसे बच्चा कुछ बताएगा। अर्थात इंक फैलने पर जो इंक फैलेगी और जिससे जो आकृति बनेगी बच्चा वो बताएगा। तो दोस्तों वो इंक ब्लॉक टेस्ट की बच्चा क्या जानता है। दोस्तों सबसे अच्छा जो प्रश्न है इंक ब्लॉक टेस्ट, ये परीक्षण क्यों बनाया गया था? तो ये परीक्षण बालक के संज्ञानात्मक, क्या दोस्तों? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर ये सिद्धांत दोस्तों क्या बल देता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्या क्रियात्मक तीनों पक्षों पर बल देता है। और दोस्तों याद रखना हरमन रोरशा ने अपना जो सिद्धांत है, अपने इस सिद्धांत में कुल कितने तत्वों की चर्चा की है दोस्तों? यदि आपसे पूछे हरमन रोरशा ने अपने सिद्धांत में कुल कितने तत्वों की चर्चा की है? 4। तो दोस्तों वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 4 शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बच्चे का स्थान होना चाहिए, बच्चे का एक क्या स्थान, यदि प्रैक्टिकल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, स्थान हो गया कंप्लीट। दूसरी क्या होगी उसकी? विषय वस्तु। क्या? विषय वस्तु, कि कौन से विषय को वो पढ़ा रहा है, कौन सी आकृति बनवाना चाह रहा है। कंप्लीट दोस्तों ये हो जाएगा। अब उसमें क्या हो दोस्तों? निर्धारणी बनाएगा। क्या करेगा वो? निर्धारण करेगा कि कितनी समय में सीमा में उसको इंक को उसको फैलाना है। और दोस्तों चौर जब वो इंक फैल जाएगी तो वो बच्चे में क्या आएगी? मौलिकता। क्यों दोस्तों? मौलिकता का मतलब होता है सृजनात्मकता। क्या होता है दोस्तों? सृजनात्मकता। तो ये प्रश्न आ सकता है आपसे कि हरमन रोरशा ने अपने सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं बताया है? तो स्थान, विषय वस्तु, निर्धारण, मौलिकता और दोस्तों क्या? सृजनात्मकता। और प्रश्न यदि आपसे ये से पूछे कि इसका सबसे पहला जो इसका जो प्रतिरूप है, किसका? इंक ब्लॉक टेस्ट का। इंक ब्लॉक जो टेस्ट का जो प्रतिरूप है वो सबसे पहले किसने बनाया? हरमन रोरशा के बाद जिसकी कॉपी की, तो सबसे पहले जो बनाया था दोस्तों वो बनाया था होल्डजमैन ने। किसने बनाया था दोस्तों? होल्डजमैन ने। देखो लिखने का प्रयास करना आप। होल्डजमैन ने इसका प्रतिरूप बनाया।
प्रश्न आ जाए, इंक ब्लॉक टेस्ट का सबसे पहले जो प्रतिरूप बनाया था वो किसने बनाया था? होल्डजिम मैन ने। और दोस्तों ये कब बनाया था? 1961 के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत बिल्कुल सेम टू सेम इसका प्रयोग किया था। और यदि आपसे पूछ ले कि भारत में, क्या इंडिया में, भारत में इंक ब्लॉक टेस्ट को अपनाने वाला जो मनोवैज्ञानिक था डॉक्टर जी प्रभु, यदि आपसे पूछता है कि भारत में अपनाने वाला इसको जो वैज्ञानिक है वो कौन है, तो क्या आंसर होगा इसका? डॉक्टर जी प्रभु। तो दोस्तों याद रखना 1921 में सिद्धांत बना था। 10 कार्ड थे, 5 कार्ड काले थे, 2 कार्ड काले एवं लाल थे, 3 कार्ड अन्य रंगों के थे। और मैंने आपको बता दिया बस इंक को इस पर इस तरीके से डालना, आकृति फैलाना, बच्चा बताएगा। तो इससे बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों पर क्या होगा दोस्तों? बल देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि आपसे प्रश्न ऐसे आ जाए कि शाही डब्बा परीक्षण सिद्धांत से हमको क्या सीखने को मिलता है या निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये प्रश्न भी अपने को बेखूबी करना है आराम से। तो देखो ये एक बच्चे के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? बच्चे के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए, बच्चे के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए सिद्धांत को अपनाया। दोस्तों जो बच्चे समस्यात्मक बालक है, कौन से बच्चे? समस्यात्मक बालक। जो बच्चे हैं कौन से? समस्यात्मक बालक है, उनकी समस्या को पहचानने के लिए। समस्यात्मक बालक कौन से हैं? जो दल बनाकर बैठते हैं। प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है कि समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? जो बालक हमेशा दल बनाकर बैठते हैं। क्योंकि क्लास में वो ग्रुप में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक क्लास में क्या उत्पन्न होगी? समस्या उत्पन्न होगी। और प्रश्न आपसे ऐसा आ सकता है, निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन सा है? ऑप्शन आएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि, उपरोक्त सभी। लोग मंदबुद्धि को देखकर जल्दीबाजी में राइट आंसर लगाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, सभी बालक समस्यात्मक होते हैं। उपरोक्त सभी आएगा। एक प्रतिभाशाली बालक है, हो सकता है उसकी किसी न किसी सब्जेक्ट में समस्या हो सकती है। जैसे मान लो मेरा साइको अच्छा है पर मेरा साइंस अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका साइको अच्छा है, संस्कृत अच्छा है पर हिंदी अच्छा नहीं है। तो सब व्यक्तियों की समस्या होती है। तो उसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। पर समस्यात्मक बालक को पहचानने का जो स्थिति है वो जो व्यक्ति किसमें दल बनाकर बैठते हैं। तो दोस्तों असामान्य व्यक्तियों की समस्या का पता लगाना, जो असामान्य बालक होते हैं, कौन से दोस्तों? असामान्य बालक होते हैं। असामान्य बालक कौन से कहलाते हैं? चोरी करने वाले बालक, विद्यालय से भागने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक। तो वो कौन से बालक कहलाएंगे? असामान्य बालकों की समस्या को पहचानने के लिए शाही डब्बा परीक्षण का प्रयोग किया। किसने दोस्तों? हरमन रोडसा ने। तो दोस्तों ये चीज़ अपने को पढ़ना है कि विषय वस्तु उसकी क्या है, निर्धारण क्या है, मौलिकता क्या है, सृजनात्मकता क्या है। तो इस विषय के बारे में अपने को अच्छे से अध्ययन करना है। दोस्तों IBT इंक ब्लॉक टेस्ट अपने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान रखना प्रश्न पेपर में यहाँ से भी आ चुके हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। कौन सा दोस्तों? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, द मेंटिक अपर कैप्शन टेस्ट, TAT। किसने दिया था दोस्तों? मॉर्गन एवं मूरे ने। प्रश्न आ चुका है इसका, रीट में ध्यान रखना 2015 वाली भर्ती में मॉर्गन एवं मूरे ने दिया था। दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कब बना था, तो 1935 में बना था। कब बना था? 1935 में बना था। दोस्तों सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी याद रखना आप लोग, इसमें कुल कार्ड है। देखो एक तो आपसे कार्ड की संख्या और एक कुल कार्ड, दो प्रश्न बनते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड कितने। तो दोस्तों आंसर आएगा इसका कितना? 30। कुल कार्ड पूछे दोस्तों 31। इसमें जो एक कार्ड होगा दोस्तों कैसा होगा? वो खाली कार्ड होगा कहानी लिखने के लिए। 10 कार्ड किसके होंगे दोस्तों? पुरुषों के। 10 कार्ड किसके दोस्तों? पुरुषों के। 10 कार्ड किस केस में दोस्तों? महिलाओं के। और दोस्तों 10 कार्ड किसके? दोनों के, M+F। 10 और 10 20 30। और दोस्तों एक कार्ड कैसा होगा? खाली कार्ड होगा। और ध्यान रखना दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न, जो एक कार्ड खाली होगा वो कैसे रंग का होगा? सफ़ेद रंग का होगा। कैसे रंग का होगा दोस्तों? सफ़ेद रंग का होगा। और जो बाकी के 30 कार्ड हैं वो ब्लैक होंगे, जहाँ पर उन पर आकृतियाँ छपी होंगी। सफ़ेद कार्ड पर ब्लैक आकृतियाँ। जैसे बच्चे को मान लो एक पुरुष महिला का, जैसे मान लो किसी महिला चित्र दे, कहानी लिखने के लिए खाली कार्ड दे दिया और उस पर चित्र बने हुए हैं। जैसे मान लो किसान खेत में काम कर रहा है, महिला भी साथ में काम कर रही है, या महिला कुएं से पानी लेके आ रही है, इस पर कार्ड बना, चित्र बना हुआ है, ठीक है। और बच्चा उस कार्ड को देखकर उस खाली कार्ड पर क्या है? कहानी लिख रहा है।
जैसे महिला और पुरुष दोनों का है, दोनों खेत में काम कर रहे हुए हैं या एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं, या महिला खाना बना रही है, पुरुष और महिला दोनों मिलकर कुछ सहयोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों कार्ड होंगे और उन पर चित्र बने होंगे और उन चित्रों पर एक कार्ड होगा खाली, वो भी सफ़ेद रंग का। तो कुल कार्ड पूछे 31 और कार्डों संख्या पूछी तो 30। ध्यान रखना दोस्तों 4 दिसंबर 2011 सेकेंड ग्रेड की एग्जाम में इस प्रश्न को एग्जामिनर ने पूछ लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ये परीक्षण है CAT जो TAT जो परीक्षण है कितने वर्ष तक के बालकों पर किया गया है? 14 वर्ष से अधिक। 14 वर्ष से अधिक जो उम्र के जो एज हैं बालक, उन बालकों पर ये अध्ययन किया गया है। कौन सा दोस्तों? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और ये जो परीक्षण दोस्तों कैसा है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है। व्यक्तिगत और क्या दोस्तों? सामूहिक है, याद रखना। परीक्षण कैसा होगा दोस्तों? व्यक्तिगत और क्या? सामूहिक। ये परीक्षण क्यों बनाया गया? ये परीक्षण क्यों बनाया गया? बच्चे की क्या है, आपने कार्ड दिए, बच्चा कहानी लिखा, तो बच्चे क्या है सब चीज़ बताएगा। बच्चे की अभिवृत्ति को भी जान सकते हो आप कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे की आप रुचि को भी जान सकते हो, बच्चे की जिज्ञासा को भी जान सकते हो, बच्चे की तत्परता को भी जान सकते हो, और बच्चा परिपक्व है या नहीं है वो भी जान सकते हो, बच्चे के भावों को भी जान सकते हो, अर्थात बच्चे के संवेगों को भी आप जान सकते हो। किसके अंतर्गत दोस्तों? और बच्चे की आवश्यकता को जानते हो, बच्चा क्या चाहता है और लिखना उसमें बच्चे की आवश्यकता और बच्चे की उपलब्धि स्तर, बच्चे की उपलब्धि स्तर को भी आप लोग दोस्त जान सकते हो। किसके माध्यम से? TAT परीक्षण के माध्यम से। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे तो आप लोग आराम से बिल्कुल कर सकते हो। TAT में कुल कार्ड कितने होते हैं? 31 और कार्ड की संख्या पूछे 30 किसने दिया था? मॉर्गन एवं मीरो ने 1935 में। 10 पुरुषों के 10 महिलाओं के और 10 दोनों के। एक कार्ड क्या दोस्तों? खाली है। बस आप लोग बिल्कुल उसको इजी वे करो, प्रश्न पेपर में गलत नहीं करना है। ये परीक्षण क्यों करना है? बच्चे की रुचि, अभिवृत्ति, जिज्ञासा, आवश्यकता, उसके उपलब्धि स्तर, संवेग, भावों को पहचानने के लिए मनोविज्ञान ने यह परीक्षण बनाया। दोस्तों IBT हो गया, TAT हो गया। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दोस्तों किसकी? CAT की, बालक अंतर्बोध परीक्षण। बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT, चाइल्ड अपर कैप्शन टेस्ट। कब बना था दोस्तों ये सिद्धांत? 1948 के अंतर्गत ये सिद्धांत बना था। और दोस्तों इम्पोर्टेंट याद रखना क्योंकि इसकी एग्जाम में इसका बहुत बार प्रश्न आ गया है। मनोवैज्ञानिक का नाम बार बार पूछ लिया है। डॉक्टर किसने दोस्तों? लियोपोल्ड बेलाक ने। लियोपोल्ड बेलाक जो शब्द है, लियोपोल्ड बेलाक ने इस परीक्षण का प्रयोग किया था 1948 के अंतर्गत। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में आप लोग फिर गलत कर सकते हो। 1951 में इसका जो प्रचार प्रसार या इसको विकसित किसने किया? यदि आपसे प्रश्न पूछे इसको विकसित किसने किया तो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने। क्या आंसर जाएगा दोस्तों? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने। पर लेकिन इसका मुख्य प्रवर्तक दोस्तों क्या है? लियोपोल्ड बेलाक। और इसका प्रसार किसने किया था? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने। दोस्तों इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? प्रश्न आ जाए कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं दोस्तों। कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड। और 10 कार्ड पर सभी पर किसके चित्र होते हैं? आपसे पूछे प्रश्न पशु पक्षियों के। किसके चित्र होंगे दोस्तों? पशु पक्षियों के। और 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है ये। 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। देखो कैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोगों ने BSTC किया तो 1 से 5वीं तक की क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, और TAT आप लोगों ने B.Ed किया है तो 9वीं 10वीं वाले 14 वर्ष से ऊपर के एज होती है उनके। दोस्तों 3 से 11 वर्ष तक के छोटे बच्चे सभी इस पर चित्र दिखाए जाते हैं और बच्चे से कहानी लगवाई जाती है। पूछा जाता है इस चित्र पर क्या है, जैसे थर्स्टी क्रो का हो सकता है, ग्रीडी डॉग का हो सकता है, लॉर्ड माउस का हो सकता है, हेयर एंड टॉर्टोइज वाली भी हो सकती है। कहानी बच्चे दिखे किसमें क्या कर रहा है, बच्चा क्या जानता है किसमें कछुआ क्या कर रहा है, सर्प क्या कर रहा है, एक डॉग क्या कर रहा है, एक मेढक क्या कर रहा है। तो छोटे पशु पक्षियों के आसमान में मालूम चील उड़ रही है तो बच्चा होता है कि इसमें ये चित्र है। तो एक कार्डों को देख करके बच्चों की वही दोस्तों क्या ये परीक्षण 3 से 11 वर्ष थे तो बच्चे की क्या ये बनाया क्यों गया, बच्चे की रुचि को जानने के लिए, वही जो संवेगों को जानने के लिए, बच्चे की आवश्यकता को जानने के लिए, बच्चे की उपलब्धि को जानने के लिए, बच्चे के स्तर को जानने के लिए। जो भी सब कुछ है जो भी हमने पढ़ा था सेम टू सेम इसमें कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के स्तर क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या है,
बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, बच्चे की रुचि क्या है। तो इस परीक्षण को इस प्रकार बनाया गया बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसमें कार्ड की संख्या कितनी थी, 10 थी। दोस्तों याद रखना किसको, CAT को गलत नहीं करना है, पेपर में अच्छे से पढ़ के जाना है। CAT और दोस्तों क्या TAT, CAT में कुल कार्ड कितने 10 और TAT में कुल कार्ड कितने दोस्तों 31। तो प्रश्न पेपर में हमारा ये गलत नहीं होना चाहिए। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों अगला जो है, जैसे मान लो TAT हो गया, CAT हो गया, और भी इसमें परीक्षण है। जैसे मान लो अपन बात कर लेते हैं किसकी, SAT की बात कर लेते हैं। SAT सीनियर अपर कैप्शन टेस्ट, SAT सीनियर अपर कैप्शन टेस्ट, अर्थात दोस्तों प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण, प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण, प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण। दोस्तों याद रखना प्रौढ़ जो अंतर परीक्षण है, इस जो इस सिद्धांत, इसमें जो प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण है ये किसने दिया था, आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले इस सिद्धांत को अपनाने वाला जो व्यक्ति था वही था दोस्तों कौन सा, लियोपोल्ड बेलाक, लियोपोल्ड बेलाक। और भारत में किसमें दोस्तों, भारत में प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण को अपनाया किसने, 1978 में उमा चौधरी ने, 1978 में दोस्तों किसने, उमा चौधरी ने। और सबसे मुख्य जो बात है दोस्तों प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण में, प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण मतलब सीनियर अपर कैप्शन टेस्ट, जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी एज, बालक नहीं होंगे, मनुष्य होंगे, व्यक्ति होंगे, ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी एज 50 से ऊपर हो चुकी है, उनको अध्ययन करने के लिए कि 50 साल से ऊपर व्यक्ति क्या चाहते हैं, उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, 50 साल के हर व्यक्ति का स्तर क्या है, हर व्यक्ति जो भी है उनमें क्या बदलाव आता है, कौन परिवर्तन आता है, 50 साल से ऊपर के व्यक्ति ऊपर किया गया जो अध्ययन है दोस्तों वो किस में आएगा, प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत आएगा। और प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि SAT में कुल कार्डों संख्या कितनी है, 16 कार्ड। कितने कार्ड दोस्तों, 16 कार्ड। तो प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बेलाक ने दिया था। भारत में 1978 में किसने दोस्तों, उमा चौधरी ने सिद्धांत का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा, वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन सा दोस्तों, वाक्य पूर्ति परीक्षण। याद रखना वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, बहुत सी एग्जामों में कंप्लीट भी आ सकता है, कंप्लीशन टेस्ट SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो बना था दोस्तों, कब बना था, 1930 के अंतर्गत बनाया था। किसने बनाया था, पाइन एंड टेंडलर ने। किसने दिया दोस्तों, पाइन एंड टेंडलर ने दिया था, पाइन एंड टेंडलर, पाइन एंड टेंडलर ने ये दिया था। SCT क्या चीज़ होती है दोस्तों, अधूरे वाक्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अधूरे वाक्यों को पूर्ण करवाना, अधूरे वाक्य को क्या करवाना, पूर्ण करवाना। जैसे दोस्तों हम लोगों ने उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे, एक कहानी आती थी, उन कहानियों जैसे तष्टी के रूप में हम कहानी पढ़ते थे 8th क्लास में, तो उस रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते थे उनको हम पूर्ण करते थे। तो दोस्तों और यदि आपसे यदि प्रश्न पूछे SCT जो है ये 14 वर्ष से ऊपर के अधिक बालों को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था। कितने वर्ष से ऊपर, 14 वर्ष से अधिक एज के ऊपर बालों के ऊपर अध्ययन किया गया था। और इसको अपनाने वाला जो सबसे पहले जो व्यक्ति था वो दोस्तों वो था कौन, एबिंगहॉस। क्या नाम था उसका, एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने सबसे पहले इसको अपनाया था, किसको, SCT परीक्षण को। एबिंगहॉस वही था जिसने कहा था क्या, मनोविज्ञान का जो इतिहास है बहुत छोटा है पर इसका अतीत बहुत लंबा है। एक कोटेशन था इसका जो आपको याद रख के नहीं जाना है कि इसका इतिहास तो बहुत छोटा है पर लेकिन इसका अतीत क्या है, बहुत लंबा है। और याद रखना SCT को भारत में जो अपनाने वाला जो व्यक्ति था विश्वनाथ मुखर्जी था। प्रश्न आ जाए SCT को भारत में अपनाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों, विश्वनाथ मुखर्जी। याद रख के जाना आप लोग, विश्वनाथ मुखर्जी था। किसको दोस्तों, SCT को। अच्छे से पढ़ना, याद रख के जाना। SCT TAT पेपर में आपका गलत नहीं हो जाए। SCT क्या है, TAT क्या है, CAT क्या है। अब हम जो बात करने वाले हैं नए जो प्रक्षेपी जो विधि के अंतर्गत अगला जो परीक्षण है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा प्लेबे मेथड, खेल एवं ड्रामा परीक्षण या खेल एवं अभिनय, खेल एवं ड्रामा परीक्षण। दोस्तों खेल एवं ड्रामा परीक्षण। और खेल एवं ड्रामा परीक्षण किसने दिया दोस्तों, डॉक्टर परीक्षण किसने दिया था, डॉक्टर JL मोरेलो ने ये दिया था।
खेल खेल के माध्यम से बालक को सिखाना। जैसे छोटे स्कूलों में लहर योजना चली थी, खिलौने लेके नहीं, आजकल प्राइवेट स्कूलों में ये भी है, सरकारी स्कूलों में भी, गवर्नमेंट में यही जोर दे रहा है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाओ। जैसे आपने वो मौर्य मोंटेसरी का पढ़ रखा है, बाल उद्यान विधि पढ़ रखा है, किंडरगार्टन विधि पढ़ रखा है। इसका सबसे अच्छा जो प्रश्न है कि स्वतंत्र परिस्थिति में बालक के व्यवहार पर किया गया अध्ययन। दोस्तों याद रख के जाना, स्वतंत्र परिस्थिति में, किसमें? स्वतंत्र परिस्थिति में, क्योंकि दोस्तों बालक परिस्थिति क्या है? स्वतंत्र है, क्लास के अंतर्गत है, कमरे का वातावरण बिल्कुल स्वतंत्र है, बच्चे को बिल्कुल नियंत्रित में नहीं है इतना। तो कहने का मतलब ये स्वतंत्र परिस्थिति में बालक के व्यवहार पर किया गया जो अध्ययन है वो दोस्तों क्या कहलाएगा? खेल एवं ड्रामा परीक्षण। एक अध्यापक पढ़ा रहा है, अभिनय कर सकता है, शब्द के ऊपर विचार बना सकता है, बच्चा सीखना चाहिए, कैसे भी सीखना चाहिए, तो दोस्तों वो आएगा खेल एवं ड्रामा परीक्षण। दोस्तों आज की क्लास में हमने प्रेक्षित विधियों को पढ़ लिया है। अब जो भी इसके व्यक्तित्व का बचा कुचा हुआ है या नेक्स्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग वेट करना, इंतजार करना और अच्छे से पढ़ना। व्यक्तित्व वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत लगभग सेकंड ग्रेड में 2 या 3 प्रश्न अपने को यहाँ से देखने को मिलते हैं। और व्यक्तित्व के बारे में जो भी कुछ बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने आज अप्रत्यक्ष विधि में व्यक्तित्व के बालक के व्यवहार के अध्ययन विधियाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले वो विधियाँ भी आप देखें, क्योंकि वो व्यक्तित्व मापन की विधियों से जुड़ी हुई है। धन्यवाद।